नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी विद्युत चुंबकत्व की उन अनदेखी ताकतों की गहराई में उतरने वाले हैं जो हमारे ब्रह्मांड को चलाती हैं। हम भौतिकी के एक बेहद बुनियादी सिद्धांत को डिकोड करेंगे। देखिए, ये एक ऐसा विषय है जो हमारी आधुनिक दुनिया की नींव है, मोटरों और जनरेटरों से लेकर हमारे स्मार्टफोन्स तक। लेकिन फिर भी ये बल हमारी आंखों से हमेशा छिपे रहते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस अदृश्य को दृश्य बनाने के सफर की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज का हमारा एजेंडा क्या है। सबसे पहले हम बायो-सावर्ट नियम की परिभाषा देखेंगे, फिर इसके समीकरण की संरचना समझेंगे, उसके बाद सुपरपोजिशन का सिद्धांत, फिर चुंबकीय दिशा खोजने का तरीका और अंत में कूलम के नियम के साथ इसका दिलचस्प कनेक्शन। तो चलिए भाग 1 से शुरू करते हैं, बड़ी तस्वीर को समझना और इस नियम को परिभाषित करना। आसान शब्दों में कहें तो बायो-सावर्ट नियम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का वो मौलिक सिद्धांत है जो हमें बताता है कि एक स्थिर विद्युत प्रवाह यानी स्टेडी करंट कैसे एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। सबसे खास बात यह है कि ये नियम हमें अंतरिक्ष में किसी भी बिंदु पर उस चुंबकीय क्षेत्र को कैलकुलेट करने की ताकत देता है जो एक तार के बहुत ही छोटे, जिसे हम इन्फिनिटेसिमल कहते हैं, हिस्से से बनता है। मतलब भौतिक वैज्ञानिक एक विशाल तार को छोटे छोटे काल्पनिक टुकड़ों में बांटकर हर एक टुकड़े के प्रभाव का अध्ययन कर सकते हैं। सूक्ष्म स्तर पर देखकर ब्रह्मांड के बड़े प्रभावों को समझने का ये एक बेहतरीन तरीका है। अब आते हैं भाग 2 पर, इस समीकरण की संरचना और इसके चरों यानी वेरिएबल्स का विश्लेषण। पहली बार देखने में ये फॉर्मूला शायद थोड़ा डरावना लग सकता है ना? dB बराबर μ0 बटा 4 पाई गुणा I और dl का क्रॉस प्रोडक्ट r यूनिट वेक्टर के साथ, और इस पूरे को r स्क्वायर से डिवाइड किया गया है। लेकिन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम इस जटिलता को ख़त्म करने के लिए हर एक वेरिएबल को अलग अलग करके समझने वाले हैं ताकि इसके पीछे का मैकेनिक्स एकदम साफ हो जाए। देखिए, हर एक अक्षर का अपना एक सीधा सा मतलब है। यहाँ dB उस बेहद छोटे चुंबकीय क्षेत्र के वेक्टर को दिखाता है जिसे हम नाप रहे हैं। I वो स्थिर करंट है जो तार से बह रहा है। करंट जितना ज्यादा होगा, फील्ड उतनी ही मजबूत होगी। dl उस तार के छोटे से हिस्से की लंबाई का वेक्टर है और r उस तार से लेकर हमारे ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स तक की दूरी या पोजीशन वेक्टर है। यानी चुंबकीय क्षेत्र सीधा करंट, लंबाई और दूरी पर टिका है। अब इस पूरे फॉर्मूले में जो सबसे कमाल की चीज़ है वो है ये बड़ा सा नंबर जिसे μ0 या μ0 कहा जाता है। ये मुक्त स्थान की पारगम्यता या परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, जिसकी वैल्यू 4 पाई गुणा 10⁻⁷ टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर होती है। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये वो स्थिरांक है जो पूरे समीकरण को हमारी भौतिक वास्तविकता के साथ बांधता है। ये असल में बताता है कि खाली अंतरिक्ष खुद मैग्नेटिक फील्ड को कितना सपोर्ट या अपोज करता है। सच कहूं तो ये हमारे ब्रह्मांड का एक बहुत ही बेसिक गुण है। चलिए अब तीसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, सुपरपोजिशन का सिद्धांत यानी एक छोटे से कण से पूरी तस्वीर तक का सफर। जब किसी तार की वजह से बनने वाला कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालना होता है तो भौतिक विज्ञानी सुपरपोजिशन के सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल एक एक ईंट रखकर पूरी दीवार बनाने जैसा है। पहला कदम, एक बहुत ही छोटे से हिस्से का चुंबकीय क्षेत्र निकालिए जिसे हम dB कहते हैं, और दूसरा कदम, कैलकुलस का इस्तेमाल करके उस पूरे रास्ते के सभी छोटे छोटे योगदानों को जोड़ दीजिए यानी इंटीग्रेट कर दीजिए। जब ये सब जुड़ जाते हैं तो हमें हमारा फाइनल टोटल मैग्नेटिक फील्ड B मिल जाता है। भाग 4, चुंबकीय दिशा खोजना। क्योंकि कैलकुलेशन ही सब कुछ नहीं है, हमें 3D स्पेस की कल्पना भी करनी होगी। अब यहाँ एक बहुत ही अहम सवाल आता है, हम इस मैग्नेटिक फील्ड की दिशा कैसे तय करते हैं? आखिर बिना दिशा के कोई भी फोर्स या वेक्टर अधूरा है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये बल हमारी त्रि-आयामी यानी 3D दुनिया में कैसे काम करते हैं। इसका जवाब छिपा है dl और r के क्रॉस प्रोडक्ट में। ज्योमेट्री की भाषा में इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो नया चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो करंट के बहने की दिशा और पोजीशन वेक्टर दोनों के लंबवत यानी परपेंडिकुलर होगा। और इसे विजुअलाइज करने का सबसे मज़ेदार तरीका है राइट हैंड थंब रूल। बस कल्पना कीजिए कि आपने अपने दाहिने हाथ से तार को पकड़ा है। अगर आपका अंगूठा करंट की दिशा में है तो आपकी मुड़ी हुई उंगलियां खुद ब खुद बता देंगी कि मैग्नेटिक फील्ड तार के चारों ओर किस दिशा में घूम रही है। और अब भाग 5, कूलम के नियम के साथ इसका संबंध।
चलिए एक बड़ी समानता देखते हैं। अगर हम बायो-सावर्ट नियम की तुलना कूलम्ब के नियम से करें तो चीज़ें एकदम साफ हो जाती हैं। बायो-सावर्ट नियम बताता है कि कैसे एक गतिशील चार्ज या करंट एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। वहीं दूसरी तरफ कूलम्ब का नियम बताता है कि कैसे एक रुका हुआ यानी स्थिर चार्ज विद्युत क्षेत्र बनाता है। ये दोनों ही नियम असल में हमें यही बता रहे हैं कि कैसे एक विशिष्ट स्रोत अपने आसपास के खाली स्पेस में एक अदृश्य बल पैदा करता है। लेकिन जो चीज़ इन दोनों को सबसे गहराई से जोड़ती है वो है इन्वर्स स्क्वायर लॉ। ये नियम साबित करता है कि दोनों ही मामलों में जैसे जैसे हम स्रोत से दूर जाते हैं, फील्ड की ताकत दूरी के वर्ग यानी स्क्वायर के हिसाब से कम होती जाती है। मतलब अगर दूरी दोगुनी हो गई तो बल का प्रभाव सिर्फ 1/4 रह जाएगा। हमारे ब्रह्मांड का काम करने का ये ज्योमेट्रिक तरीका सच में बहुत खूबसूरत है। आपको जानकर हैरानी होगी कि गुरुत्वाकर्षण भी बिल्कुल इसी नियम को फॉलो करता है। तो इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करने से पहले एक बार इस विचार पर ज़रूर गौर कीजिए। अत्यंत छोटे में महारत हासिल करने से ही हमें हमारे ब्रह्मांड को आकार देने वाली अनंत शक्तियों को समझने में मदद मिलती है। जरा सोचिए, एक तार के छोटे से टुकड़े का ये समीकरण पृथ्वी के विशाल चुंबकीय क्षेत्र से लेकर आकाशगंगाओं तक के राज खोल सकता है। उम्मीद है कि आज की इस चर्चा ने इन अनदेखी ताकतों के बारे में और जानने के लिए आपको प्रेरित किया होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।